काठमांडू सारांश छात्रों को विक्रम सेठ द्वारा लिखी कहानी के बारे में जानने में मदद करेगा, जो उनकी पुस्तक हेवन लेख का एक अंश है। ये कहानी हमें लेखक की नेपाल की राजधानी काठमांडू की यात्रा के बारे में बताती है। हम देखते हैं कि वह चीन से भारत घूमने के लिए लिफ्ट लेकर आ रहा था। इस लिफ्ट लेकर वह तिब्बत और नेपाल को पार करता है। इस प्रकार यह कहानी हमें काठमांडू में उसके अनुभव का विवरण देती है। ये यात्रा वृत्तांत शहर की उसकी यात्रा और उसके बारे में उसके अनुभवों के बारे में जानकारी देता है। काठमांडू की अपनी यात्रा पर विक्रम शहर के दो सबसे लोकप्रिय मंदिरों में जाता है। एक है पशुपतिनाथ मंदिर और दूसरा है बौद्धनाथ स्तूप। वह दोनों मंदिरों और उनके आसपास के वातावरण के बीच के अंतर को नोटिस करता है। इस प्रकार काठमांडू सारांश के माध्यम से हम विक्रम के जादुई शब्दों के माध्यम से वास्तव में वहां जाए बिना ही शहर की यात्रा करते हैं। विक्रम सेठ ने अपनी पुस्तक हेवन लेक के इस अंश के माध्यम से नेपाल की राजधानी काठमांडू की अपनी यात्रा का वर्णन किया है। अपनी यात्रा के दौरान वे दो मंदिरों में जाते हैं, जहां उन्हें उनके बीच काफी अंतर नजर आता है। एक मंदिर हिंदुओं का तीर्थ स्थल था, पशुपतिनाथ मंदिर। उसके बाद बौद्धनाथ मंदिर था, जो बौद्धों के लिए है। उन्होंने देखा कि उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में केवल हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रकार पर्यटकों, पुजारियों और तीर्थयात्रियों के बीच काफी अराजकता थी। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बागमती नदी में कपड़े धोकर, उसमें नहाकर और सूखे फूल फेंककर उसे प्रदूषित कर रहे थे। उसके बाद वह बौद्धनाथ मंदिर गए। उन्होंने देखा कि यहाँ का नज़ारा पशुपतिनाथ मंदिर से बिल्कुल अलग था। इस बौद्ध मंदिर में एक विशाल गुंबद था, जो सफ़ेद रंग का था। यह जगह बहुत शांत और निर्मल थी। मंदिर के बाहर तिब्बती बाजार था और लोग बैग, कपड़े, गहने और बहुत कुछ बेच रहे थे। उन्होंने काठमांडू में धार्मिक स्थलों से लेकर कई पर्यटन स्थलों तक की कई चीज़ें देखीं। इसके अलावा यहाँ प्राचीन वस्तुओं, कैमरों, सौंदर्य प्रसाधनों, चॉकलेट और बहुत कुछ की दुकानें भी हैं। फिर भी यह कार के हॉर्न से लेकर संगीत और विक्रेताओं तक बहुत शोरगुल वाला शहर है। उन्हें शहर में मार्जिपन बार, मकई, कोका कोला का आनंद मिला। उसके बाद उन्होंने प्रेम कहानियाँ, कॉमिक्स और रीडर्स डाइजेस्ट की किताबें भी पढ़ीं। दिल्ली लौटने पर उसने एक साहसिक मार्ग लेने के बारे में सोचा, जिसमें बस या ट्रेन की यात्रा और फिर नाव की सवारी शामिल थी। लेकिन उसने यह विचार छोड़ दिया क्योंकि यह बहुत थकाऊ होता। इसलिए उसने वापसी की उड़ान बुक की। उसने अपने होटल के बाहर एक दिलचस्प बांसुरी विक्रेता को देखा। उसके पास एक डंडा था जिस पर बहुत सारी बांसुरी थीं और वह एक शाही के शरीर जैसा लग रहा था। बांसुरी बेचने वाला अपनी बांसुरी बजाता रहा और अलग अलग धुनों में भी बजाता रहा। लेकिन जो बात उसे दूसरे बांसुरी बेचने वालों से अलग करती थी, वह यह थी कि वह बांसुरी सोच समझकर बजाता था। वह ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए चिल्लाता नहीं था, बल्कि बजाता था। इससे लेखक आकर्षित हुआ और उसे आश्चर्य हुआ कि बांसुरी हर जगह इतनी आम क्यों है। फिर वह इसकी तुलना इंसानी आवाज़ से करता है और कहता है कि अब वह छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान दे रहा है।